गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग 1935 का एक्ट देख रहे थे और लास्ट 2 लेक्चर्स में 1935 के एक्ट की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें कमियां हमें देखने को मिली उसको अपन लोगों ने डिस्कस किया था। आज अपन लोग लेंगे कि किस प्रकार के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था, या जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि प्रपोज्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया या प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का किस प्रकार का प्रयास 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, वो हम लोग लेंगे। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसमें 11 गवर्नर प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों को शामिल होना था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना इस संघ में अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक कर दिया गया था कि वो इसमें शामिल होना चाहे तो हों, ना होना चाहे तो ना हों, जिसको हम ये कह सकते हैं कि देशी रियासतों का शामिल होना ऐच्छिक था। जो रियासत संघ में शामिल होना चाहती थी उसे एक प्रवेश पत्र के ऊपर इकरारनामा करना पड़ता था, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का नाम दिया गया था, एक विलय पत्र का नाम दिया गया था, जिसमें संघ में शामिल होने की शर्तों का उल्लेख रहता था। संघीय इकाइयों को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई। संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया थी जटिल थी। संविधान संशोधन का अधिकार केंद्रीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया था, बल्कि यह अधिकार ब्रिटिश संसद के द्वारा अपने हाथ में ही रखा गया था। इसके अलावा भारतीय संघ की स्थापना के लिए कुछ बड़ी विशेष शर्तें रखी गई थीं। जैसे पहली शर्त तो यही थी कि संसद के दोनों सदन सम्राट को प्रार्थना करेंगे कि संघ की स्थापना की जाए। दूसरी शर्त ये थी कि जब इतनी भारतीय देशी रियासतें विलय की स्वीकृति दे दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती आबादी की आधे से ज़्यादा हो और जो उच्च सदन में 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकारी होंगे, तभी संघ की स्थापना शाही घोषणा के द्वारा की जाएगी। अब हम लोग लेने जा रहे हैं कि इस प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन की क्या विशेषताएं थी, क्योंकि ये जो संविधान था, यह जो संघ था, ये दुनिया के अन्य संघों से बहुत ही भिन्न था। इसकी अलग ही विशेषताएं थी। पहला, भारतीय संघ स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं था। जहां पर भी कहीं संघ की स्थापना होती है वहां कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं। वे स्वतंत्र राज्य एक कॉमन एम को लेकर के, एक सामान्य उद्देश्य को लेकर के, उससे प्रेरित होकर के एक संघ की स्थापना कर लेते हैं। वे संघीय सरकार को कुछ शक्तियां दे देते हैं और कुछ शक्तियां अपने पास रख लेते हैं। जैसे अमेरिका में इसी तरह की स्थापना हुई। वहां पर पहले 13 उपनिवेश अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो गए और बाद में अन्य उपनिवेश भी उसमें शामिल होते चले गए। उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करा करके स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1787 ईस्वी में एक नए संविधान की रचना करी, जिसके अनुसार संघ की स्थापना की गई। भारत में जो संघ की स्थापना थी वो इस प्रकार से नहीं की गई थी। भारत में 1935 ईस्वी के पूर्व तक एकात्मक सरकार थी। बाद में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और उनको संघ की इकाइयां मान लिया गया। भारतीय संघ की ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत
और देशी रियासतें इकाइयां थीं और ये सभी नॉन सॉवरेन थीं। मीन्स ये तीनों की तीनों जो इकाइयां थीं ये संप्रभु नहीं थीं। नेक्स्ट जो विशेषता हम लोग देखेंगे वह है यह भारतीयों की स्वतंत्र इच्छा से बना हुआ नहीं था। यह संघ भारतीयों की अपनी स्वतंत्र इच्छा के फलस्वरूप नहीं बना था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पर लादा गया था। अंग्रेजों ने केंद्र में संघ की स्थापना इसलिए की थी कि देशी रियासतों से गठजोड़ करके प्रगतिशील तत्वों पर रोक लगाई जा सके, रुकावट लगाई जा सके, अवरोध उत्पन्न किया जा सके। कांग्रेस ये भली भांति जानती थी कि देशी रियासतों की सहायता से अंग्रेजी सरकार भारत की जो संवैधानिक प्रगति हो रही है उसमें वो रोड़े अटकाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने इस संघात्मक व्यवस्था का विरोध किया। तीसरी जो खासियत हमें देखने को मिल रही है वह है इकाइयों की असमानता। संघ में जनरली जो इकाइयां शामिल होना चाहती हैं उनमें एक समानता पाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिल रही। भारतीय संघ की 3 इकाइयां थीं, ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतें। इन तीनों इकाइयों का क्षेत्रफल, इनका महत्व, इनकी शासन पद्धति, इनकी आबादी, इन सब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, असमानता देखने को मिलती है। ब्रिटिश प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी, परंतु जो देशी रियासतें थीं वहाँ पर अभी तक भी लोकतंत्र का अंकुर नहीं फूटा था। वहाँ पूर्ण रूप से निरंकुशता का साम्राज्य था। अतः जो 1935 का रूढ़िवादी संघ था वो प्रगतिशील तत्वों और इन सब से अलग अलग मिला जुला था, जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार देशी रियासतों में मिले हुए नहीं थे। बाकी जो विशेषताएं हैं वो अपन लोग कर लेंगे। थैंक यू।